रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भावना अपनी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर पर घूमकर रसोई में अपनी बहू कविता के पास जाकर कहती है, बहू आज क्या बना रही है बेटा? कुछ नहीं माँ जी, पोहा बना रही हूँ। ठीक है, सुन बहू, पोहा बनाकर जरा एक कप चाय बना दे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी जी माँ जी, चाय दो इनको, खुद तो कुछ करना नहीं है, बस ये 4 टांगे लेकर सारा दिन पूरा घर नापती रहती हैं और मुझे कहीं आराम नहीं लेने देती। क्या हुआ बहू, परेशानी है क्या कोई? नहीं तो माँ जी, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आप हॉल में चलो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर भावना रसोई से बाहर हॉल में चली जाती है। भावना के दोनों पैर बेजान थे, इसीलिए वो इधर उधर जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लिया करती थी। उसकी बहू कविता अपनी सास के मुंह पर तो बड़ी मीठी बनती, पर अंदर ही अंदर वो अपनी सास को 4 टांगों पर देखकर खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन घर का सारा काम खत्म करने के बाद कविता सोफे पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर भावना आकर कहती है, बहू सारा काम हो गया घर का? जी माँ जी, क्या हो गया बताइए। बेटा काम हो गया तो जरा मुझे नहला दे और मेरे बाल भी धो दे। जी माँ जी। बहू 2 दिन से सर नहीं धोया, गर्मी भी बहुत है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सारे बाल झड़ जाएं। चला जाता नहीं है, काम सारे मैं कर करके दूं और बाल झड़ने का फिक्र इन्हें सता रहा है। क्या हुआ बहू, तू बात बात पर क्या सोचने लग जाती है? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं क्या कहूँगी। वैसे लोगों के पास तो 2 टांगे होती हैं, लेकिन आपके पास तो 4 टांगे हैं। वो कैसे बहू? 2 तो ये जो किसी काम की नहीं है और बाकी की 2 आपके ये व्हील चेयर के व्हील, कुल मिला के कितनी हुई? 4। बहू तू मजाक कर रही है या मुझे ताने दे रही है? माँ जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो समझ लो। अरे मेरा मतलब था यूं ही कहा, सच में। चलो मैं आपको नहला धुला कर सोना बाबू बनाती हूँ। कविता की बातें भावना को थोड़ी अजीब लगती है, पर वो अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। कुछ देर में कविता अपनी सास को नहलाकर अच्छे से रेडी कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे अपनी सास के लिए कविता के दिल में विष बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक रात जब डिनर के समय कविता अपने पति अनिल के साथ कमरे में बैठी होती है, तभी अनिल उसे कहता है, क्या हुआ कविता, ऐसा गंदा सा मुंह क्यों बना रखा है? यार मुझे नहीं पता था, शादी के बाद ना मैं इस घर की बहुरानी नहीं बल्कि नौकरानी बन जाऊंगी, सास को संभालने वाली आया बन जाऊंगी। हुआ क्या है वो तो बता दो। अरे होना क्या है अनिल, तुम्हारी माँ खुद तो 4 टांगों पे सवार होकर सारा घर घूमती है और मैं पागलों की तरह घर का काम करूँ, बाहर का काम करूँ, सास का काम करूँ। अरे मेरी जिंदगी में आराम नहीं है क्या? मुझे लगा था घर पर नौकर होंगे, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ आकर तो मैं ही नौकर बन जाऊंगी। कविता कैसी बातें कर रही हो यार, मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ है और सेवा करने से पुण्य मिलता है, शान घट नहीं जाती इंसान की। एक काम करो ना, एक व्हील चेयर मुझे भी ला कर दे दो, मैं भी 4 टांगों वाली हो जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओहो गुस्सा मत करो, जाओ फ्रिज में से आइसक्रीम ले आओ, तुम्हारी फेवरेट वाली लेकर आया हूँ, जाओ जाओ जल्दी। अनिल के कहने पर कविता रसोई में जाती है और फ्रिज खोलकर आइसक्रीम तलाशने लगती है। तभी उसे स्लैब पर एक कटोरी आइसक्रीम से सनी हुई नजर आती है और आइसक्रीम का खाली रैपर स्लैब पर पड़ा होता है। ये देखकर वो खुद से कहती है, कितने बेकार हैं ये, आइसक्रीम खा पी कर मुझे आइसक्रीम खाने को कह रहे हैं। अभी कमरे में जाकर सीधा करती हूँ इन्हें। इतना कहकर कविता गुस्से में वो कटोरी हाथ में लिए हुए कमरे में आकर कहती है कि क्या मजाक है अनिल, आइसक्रीम लाए भी और खा भी ली और फिर मेरे मजे ले रहे हो कि मैं जाकर आइसक्रीम खाऊं? पागल नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? अरे नहीं यार, तुम्हारी कसम मैंने नहीं खाई। तो क्या तुम्हारी माँ खा गई अपनी 2 टांगों पर चलकर? क्योंकि जब तक उन्हें व्हील चेयर पर नहीं बिठा दूंगी उनका तो रसोई में जाना पॉसिबल नहीं है। हद है यार, पहले ही मूड खराब था, तुमने और गुड़ गोबर कर दिया। सो जाओ चुपचाप। अनिल को सुनाने के बाद कविता आराम से सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक शाम जब कविता मार्केट से सब्जियां लेकर घर आती है तो देखती है कि भावना आराम से मैगी खा रही है। ये देखकर कविता कहती है, माँ जी ये सब क्या है? आपको मैगी किसने बना के दी? वो बहू वो पड़ोस वाली कमला आई थी, वही बना कर दे गई, मुझे भूख लग रही थी ना। पर कमला आंटी तो अपनी बेटी के घर गई है ना, उनकी बेटी को बेटा हुआ है।
अरे आ गई है बेटा, अब मैं तो बना नहीं सकती ना, नहीं तो मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अब क्या करूं मैं भी। तभी तो हमने आपको 4 टांगे दी है माँ जी, ताकि आप हमारा खून पी सके, मतलब अपनी इच्छा को पूरा कर सके। वैसे बहू तू आ गई तो जरा फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी दे दे, मैगी के साथ मस्त लगेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये 4 टांगों वाली सास ही देनी थी। मुझे 1 गिलास पानी देने की जगह मुझसे कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मांग रही है। भावना के कहे अनुसार कविता उसे ड्रिंक और चिप्स दे देती है और वापस से घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और भावना की डिमांड अब दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक शाम कमला की बहू नीरा कविता के घर आती है और उसे देखकर कविता कहती है, अरे नीरा क्या हुआ, आज अचानक कैसे? अरे क्या बताऊं, मेरी सासू माँ आ गई हैं और कल मैं मार्केट से सब्जियां लेकर नहीं आई थी और सासू माँ अभी आई हैं मेरी ननद के घर से, और वो बिना अदरक की चाय नहीं पीती, तो अदरक दे दो। ये क्या कह रही हो? कमला आंटी तो पिछले हफ्ते ही आ गई थी ना, और वो घर भी आई थी माँ जी से मिलने। नहीं तो माँ जी तो आज ही आई हैं, मेरे पति लेकर आए हैं उन्हें, जल्दी दो ना अदरक। नीरा की बात सुनकर कविता नीरा को अदरक देती है और नीरा वहाँ से चली जाती है और कविता खुद से कहती है, अगर कमला आंटी उस दिन घर नहीं आई तो माँ जी को मैगी किसने बना कर दी? क्योंकि अपनी 4 टांगों पर बैठकर तो माँ जी मैगी बना नहीं सकती। कुछ तो बात है इन 4 टांगों में छुपी, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर कविता अपने मन में एक प्लान बनाती है और बीमार होने का नाटक करती है और खाना तक नहीं बनाती और सिर्फ अपने कमरे में सोने का नाटक करती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे रसोई में बर्तन की आवाज आती है और वो दबे पांव जाकर देखती है तो भावना आराम से अपने 2 पैरों पर खड़ी रसोई में मजे से पास्ता बना रही थी। तभी कविता को देखकर भावना के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और कविता कहती है, ये सब क्या है माँ जी? आप अच्छे से चल फिर सकती हैं, सब काम कर सकती हैं, फिर ये ड्रामा क्यों किया आपने? इन 4 टांगों का सहारा क्यों लिया आपने, जबकि आपकी तो 2 टांगे ही 200 की रफ्तार से भागती हैं। बहू मैं हमेशा ही बहुत आलसी थी, मुझे काम करना जरा भी पसंद नहीं था, जिस वजह से मैंने ये 4 टांगों का ड्रामा किया। पर अब तो मेरा सच सामने आ गया है, मुझे माफ कर दे बहू। माफी तो तब दूंगी जब आप अनिल को भी अपने मुंह से अपना सारा सच बताएंगी। कविता की बात सुनकर शाम को अनिल के घर आने पर भावना उसे सारा सच बताती है और माफी मांगती है। कविता और अनिल दोनों भावना को माफ कर देते हैं, जिसके बाद भावना अपना सारा आलस छोड़कर कविता के साथ मिलकर घर संभालने में उसकी मदद करती है। मुस्कान अपने घर में अपने पति विनीत, सास अनुपमा और देवर कमल के साथ रहा करती थी। जहां विनीत एक इंस्पेक्टर था तो वहीं मुस्कान एक हाउसवाइफ। वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन विनीत उसे फोन करता है और बोलता है, मुस्कान, आज एक खुशखबरी देनी है, तो तुम सबको लेकर रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं वहीं पर सबको यह खुशखबरी दूंगा। अरे ऐसी भी क्या बात है, कम से कम मुझे तो बताइए विनीत जी। नहीं नहीं, तुम सबको कार से रेस्टोरेंट लेकर आ जाओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, आज हम यही डिनर करेंगे और तभी मैं तुमको एक खुशखबरी दूंगा। इतना बोलकर विनीत फोन रख देता है और मुस्कान अपने परिवार को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। तभी मुस्कान और उसकी फैमिली देखती है कि सड़क पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है और कार के परचंडे उड़ गए हैं। वो कार किसी और की नहीं बल्कि विनीत की ही होती है। उसकी फैमिली के आगे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सभी लोग मिलकर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आती हैं, तभी विनीत की माँ अनुपमा बोलती है, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए माताजी, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। विनीत जी के लिए बड़े डॉक्टर से बात चल रही है, वही उनका ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल कुछ पेपर वर्क है, आप उन पे सिग्नेचर करके उन्हें पूरा कर दीजिए। आप मुझे बताएं कहाँ सिग्नेचर करने हैं, मैं करता हूँ, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। कमल हॉस्पिटल के सारे रूल्स फॉलो करता है, सारे पेपर वर्क पूरे कर देता है और उसकी माँ और मुस्कान का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं।
अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुस्कान खाना पीना छोड़ देती है। तो वहीं कुछ सीनियर डॉक्टर्स आकर विनीत का इलाज करते हैं और विनीत की फैमिली से बोलते हैं, विनीत जी होश में आ गए हैं, पर याद रखिएगा उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, तो उनको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत देना। प्लीज आप भी अपने आप को संभालिए ताकि आप पेशेंट को हौसला दे सकें। सभी लोग विनीत से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, जहां विनीत उन सब से कहता है, माँ, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसे तू निकम्मा नालायक बोलती थी ना, अब वो भी तेरे विनीत की तरह बहुत जल्दी तुझे वर्दी में दिखेगा। पर अफसोस मैं नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुस्कान, आई हेट टीयर्स। तुम्हें पता है ना कि मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कमल, तू अपने मरते हुए भाई की एक इच्छा पूरी करेगा। देख, मना मत करना, ये मेरी आखिरी इच्छा है और आप सबको भी मेरी कसम है। आप बोलिए ना भैया, मैं वो सब करूँगा जो आप चाहते हैं, बस ऐसा मत कहिए। तो तू मेरी मुस्कान से शादी कर ले, वो भी अभी मेरी आंखों के सामने, क्योंकि मैं अपनी मुस्कान को सफेद साड़ी और सूनी मांग के साथ नहीं देख सकता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं कमल, तुझे कसम है मेरी भाई, तुझे ये करना ही होगा। कमल अपने भाई की बात मानकर उसी वक्त अपने पास में ही रखी कैंची से अपनी उंगली काटकर मुस्कान की मांग भर देता है। थोड़ी ही देर के बाद विनीत लंबी लंबी सांसें भरना शुरू कर देता है। तभी अनुपमा डॉक्टर को बुला लेती है। डॉक्टर सभी को बाहर भेज देते हैं और फिर विनीत के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करते हैं। करीबन 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। तभी मुस्कान डॉक्टर के पास जाकर बोलती है, डॉक्टर साहब, कितने दिन हो गए आपको इनका इलाज करते हुए, आखिर इनकी हालत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा और कितने ऑपरेशन करेंगे आप इनके? मुस्कान जी, हिम्मत मत हारिए, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। अब बस एक लास्ट ऑपरेशन है और इसमें उनके बचने के चांसेस सिर्फ 10% है। इतने बोलकर डॉक्टर विनीत का ऑपरेशन करने के लिए आईसीयू में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर बताते हैं, इट्स मिरेकल, सच में मैंने ऐसा पहली बार देखा है। सच, जब कोई दवा काम नहीं करती तब दुआ ही काम करती है, और आज आप सबकी दुआ की वजह से ही विनीत जी मौत से लड़कर हमारे बीच है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। डॉक्टर की बात सुनकर उनकी जान में जान आ जाती है। वो सभी विनीत से मिलने के लिए आईसीयू में जाते हैं। थोड़ी देर के बाद विनीत को भी होश आ जाता है। विनीत बोलने और उठने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जहां डॉक्टर्स उसकी नब्ज चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वो ना तो कभी अपने पैरों पर चल सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। ये जानकर उनकी खुशी एक बार फिर से निराशा में बदल जाती है। कुछ ही दिनों में सब विनीत को घर ले आते हैं, जहां मुस्कान विनीत की खूब सेवा करती है। तो वहीं दूसरी ओर कमल और मुस्कान एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आने लगते हैं, साथ ही अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और एक दिन मुस्कान विनीत को खाना खिलाकर वहां से जाने लगती है कि तभी वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। विनीत उसे उठाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कमल आ जाता है और उसके मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी ही देर में मुस्कान को होश आता है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सभी को बताती है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े विनीत को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है और एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये सब देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विनीत लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है, ये नहीं हो सकता मुस्कान, तुम सिर्फ मेरी हो। भैया, आप ठीक हो गए? इतनी सारी खुशी देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तूने सुना नहीं, मैंने क्या बोला? मुस्कान मेरी है, सिर्फ मेरी। तुझे मेरी मुस्कान से दूर होना होगा और तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। भैया, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
पर कम से कम इस बच्चे को अबॉर्ट मत कीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। कभी नहीं, मैं इस बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दूंगा। ये बच्चा पाप है मेरे लिए। मैं बस उसी बच्चे को अपना नाम दूंगा जो मेरा और सिर्फ मुस्कान का होगा, ना कि तुम्हारा, समझे? तुम कल ही इस बच्चे को अबॉर्ट करवाओगी, समझी? उन दोनों भाइयों की बातें सुनकर मुस्कान को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, आप सबका बस अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की पड़ी है। मैं क्या कोई खिलौना हूँ बाजार से लाया हुआ? जो जी करेगा, जब दिल करेगा वही इंसान मुझसे खेल लेगा। हाँ विनीत जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर इस नन्ही सी जान का इसमें क्या कसूर है जिसे आप अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे हैं? मुझे आपकी और कमल की किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी बहू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बहू के ही साइड से रहूंगी। समझ में आई बात? तुम दोनों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। मजाक समझा है क्या इसको? और कमल, ये तेरा बच्चा है, तुझे अपने बच्चे से बिल्कुल भी प्यार नहीं। कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुस्कान से माफी मांगता है। तो वहीं विनीत हर कीमत पर मुस्कान को पाने की कोशिश करता है, पर मुस्कान अपनी मर्जी से विनीत को तलाक दे देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन मुस्कान एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर विनीत को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो रोज अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगता है और एक दिन वो मुस्कान के पास जाकर उससे बोलता है, मुस्कान, मुझे माफ कर दो। मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ। अब मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। विनीत को ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर वो उसे माफ कर देती है और विनीत हमेशा के लिए उन दोनों की जिंदगी से चला जाता है। साथ ही मुस्कान अपनी सास, अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। रघुवीर सिंह एक बहुत ही ईमानदार और अमीर किस्म का व्यक्ति था, जिसकी इकलौती बेटी वर्षु थी। उसके घर में सरिता नाम की एक नौकरानी थी, जिसकी बेटी का नाम मिष्टी था। रघुवीर सिंह ने बचपन से ही मिष्टी को अपनी बेटी की तरह पाला था, इसीलिए मिष्टी उन्हें बड़े पापा कहकर बुलाया करती थी। लेकिन वर्षु मिष्टी से बहुत नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें कॉलेज से घर वापस आ रही थी और मिष्टी बीच रास्ते में आइसक्रीम खरीद रही होती है। तब, भैया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की 2 आइसक्रीम देना। ये लीजिए। वर्षु, कहाँ गई तू? अभी तो यहीं थी। मिष्टी थोड़ी आगे जाकर देखती है कि एक लड़का वर्षु को छेड़ रहा है। तभी वो उसके पास चली जाती है। सामने से हटते हो या नहीं? नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। तुझे समझ नहीं आता? क्या बोल रही है वो? हट जा सामने से। वरना क्या करेगी तू? अभी बताती हूँ। वर्षु, जल्दी भाग। दोनों वहाँ से भागकर आगे आ जाती हैं। ऐसे में वर्षु बोलती है, क्या मजा चखाया उसको। आइसक्रीम लगाकर उसके फेस पर जोकर लग रहा था। हाँ, चल घर जल्दी चलते हैं, आज बहुत लेट हो गया है। जैसे ही दोनों घर पहुँचती है तो रघुवीर उनका इंतजार करते हुए कहता है, आ गई मेरी दोनों बच्चियाँ। अरे कब से इंतजार कर रहा था, देर कैसे लग गई? कुछ नहीं पापा। हाँ पापा, आज ऐसे ही लेट हो गए। कोई बात नहीं, आओ खाना खा लो। थक गई होगी ना बेटा तुम। सरिता सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है और रघुवीर बोलता है, सरिता तुम भी खा लो। नहीं साहब जी, आप बच्चों के साथ खा लीजिए, मुझे काम खत्म करना है रसोई का। अम्मो खा लेना, जब पापा बोल रहे हैं तो। हाँ अम्मो, आप भी खाओ ना। नहीं बेटा, तुम दोनों खा लो। इतना बोलकर सरिता काम करने लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद रघुवीर वर्षु को बुलाकर कहता है, वर्षु बेटा, ये देख तेरे लिए मैंने ये लड़का पसंद किया है। बहुत अच्छा है ना? और ये तुझे आज ही देखने आ रहे हैं। यू पापा, आपने शक्ल देखी इस लड़के की? कितना बेकार सा है, मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा एक बार मिल तो ले। नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। आप ऐसा करो, आप मेरी जगह मिष्टी को भेज दो। अरे बेटा सुन तो, अब लड़के वाले तो देखने आ रहे हैं, क्या करूं? रघुवीर सरिता के पास जाता है और उसे मिष्टी के रिश्ते के लिए मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती। मगर रघुवीर के समझाने पर वो मान जाती है, जिसके बाद सरिता और रघुवीर दोनों मिष्टी से बात करते हैं और वो लड़के का फोटो देखकर हाँ कह देती है।
शाम को वीर अपनी मम्मी दया और पापा जेठालाल के साथ मिष्टी को देखने के लिए उनके घर आते हैं। मिष्टी अच्छे से तैयार होकर हाथों में चाय नाश्ता लिए सभी को देती है। जी, ये मेरी छोटी बेटी मिष्टी है। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है रघुवीर जी। मिष्टी बेटा, तुम्हें घर के सारे कामकाज तो करने अच्छे से आते हैं ना? जी मुझे सब आता है। जी, मुझे आपका लड़का वीर बहुत पसंद है, तो क्या अब हम रिश्ता पक्का समझे? वीर की माँ मिष्टी के हाथों में शगुन रखती है और उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली जाती है। रात के समय वीर मिष्टी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही वीर उसे गिफ्ट में डायमंड का नेकलेस देता है। घर आकर मिष्टी अपने रूम में नेकलेस पहनकर बहुत शर्मा रही होती है कि तभी कमरे के पास से गुजरती हुई वर्षु उसके पास आती है और कहती है, अरे इतना एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये वीर ने दिया है मुझे, आज मैं उनसे मिली थी। मुझे तो वो इसकी तरह गरीब लग रहा था, पर ये तो बहुत ही स्मार्ट और अमीर निकला। अरे किन ख्यालों में खो गई तुम? वैसे एक बात कहूँ, वीर बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, तो कभी मुझे भी मिलवा मेरे होने वाले जीजू से। जरूर, क्यों नहीं, कल ही मिलवाती हूँ तुम्हें उनसे। अगले दिन वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और वर्षु वीर के करीब जाने के लिए कभी उसकी बाहों में गिरती है तो कभी उससे टकराती है, मगर वीर उसे अटेंशन नहीं देता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और वीर और मिष्टी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे होते हैं कि तभी वर्षु उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए मिष्टी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां मिष्टी उससे कहती है, अरे वर्षु, तू अचानक? बस तेरी याद आ रही थी। और वीर कहाँ गया? अरे वो अंदर ही है, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ओके। हाय वीर, कैसे हो? उप्स, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें वीर बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बोल सकती हो। और कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, थोड़े दिन के लिए रहने आई थी। 2 से 4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। मिष्टी मार्केट से सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी वर्षु इस मौके का फायदा उठाकर वीर को कमरे में अकेले देखकर पीछे से जाकर उसे गले लगा लेती है कि तभी वीर उससे कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो क्या वर्षु? छोड़ो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ वीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पता नहीं ये मिष्टी हमारे बीच कैसे आ गई। आर यू मैड? कैसी बातें कर रही हो यार? और मैं सिर्फ मिष्टी से प्यार करता हूँ, तुम बीच में आ रही हो। वीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हें मुझे अपनाना ही पड़ेगा, वरना मैं वो करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या करोगी? मैं सुसाइड कर लूंगी और इल्जाम मिष्टी पर डाल दूंगी, फिर जिंदगी भर चक्की चलाती रहेगी तुम्हारी वो मिष्टी। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरता नहीं हूँ। तभी वर्षु चाकू लेकर अपना हाथ काटने की बात करती है और ऐसे में वीर उसे रोकते हुए उसकी बात को मान लेता है और उससे जबरदस्ती छुपके से मंदिर में शादी कर लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे वीर की चुप्पी का फायदा उठाती है। वो मिष्टी को बताना तो चाहता था लेकिन नहीं बता पाता था। ऐसे में वर्षु मिष्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार सीढ़ियों पर तेल फैला देती है, जिसके कारण मिष्टी के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ऐसे ही एक बार फिर वर्षु मिष्टी के जूस में नींद की गोली डाल देती है और एक बहुत ही हॉट सी नाइटी पहनकर कमरे को अच्छे से डेकोरेट करके वीर का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वीर वहाँ आता है तो वर्षु बोलती है, तुम आ गए वीर, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आई लव यू सो मच। अरे कितनी बार बोला है तुम्हें, प्लीज दूर रहो मुझसे। वीर, मैंने तुमसे प्यार ही तो मांगा है, वो दे दो मुझे, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुमसे प्यार नहीं करता मैं तो मतलब नहीं करता। लगता है तुम भूल गए कि मैंने मिष्टी के साथ क्या किया था। पिछली बार तो वो सीढ़ियों से बच गई थी, लेकिन इस बार वो नहीं बचेगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। इस बार मैं उसे सीधा मौत के घाट उतार दूंगी। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। काम को अंजाम देने का टाइम आ गया है। वर्षु, मुझे कुछ देना पीने के लिए।
वर्षु जब उसे जूस देती है तो वीर जूस पीने का सिर्फ नाटक करता है। साथ ही वो उस जूस के गिलास में वही गोलियां डाल देता है जो वर्षु मिष्टी को दिया करती थी, जिसके बाद वो जानबूझकर जूस खुद ना पीकर वर्षु को ही पिला देता है, जिससे वो सो जाती है और वीर उससे बचकर अपने कमरे में वापस लौट जाता है। साथ ही अगले दिन अपने घर वालों और मिष्टी के सामने वर्षु की सारी बातें बता देता है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। ऐसे में वर्षु कहती है, नहीं, वीर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए मैंने सब पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तभी वीर सबके सामने एक वीडियो प्ले करता है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वर्षु कि तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। अरे मैंने तुम्हें दिल से अपनी बहन माना था। लेकिन मैंने कभी तुझे अपनी बहन नहीं माना। तूने मेरी जिंदगी में हमेशा जहर ही घोला है, जहर, और वीर को भी मुझसे छीन लिया तूने। और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि वर्षु को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही रोते हुए मिष्टी वीर को गले लगा देती है, जिसके बाद वो लोग ये सब कुछ एक बुरा हादसा समझकर भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।